हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज मैं बेसिकली दो वीडियो जोड़ के दिखाऊंगा। एक तो है कि रशियन मीडिया ने जो जनरल मीटिंग थी मोदी और पुतिन के बीच, उसको कैसे कवर किया वो पहले रहेगा। और उसके बाद एक छोटा सा फनी सा वीडियो है। वीडियो का टाइटल ऐसे लिखा गया है कि मोदी ने पुतिन को डांटा। तो रशियन लोग जो थे वो काफ़ी सपोर्टिंग थे, तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी मज़ा हुआ। वैसे भी ये मतलब वॉर वगैरह जो आजकल दुनिया में चल रहा है, मेरा इंटेंशन जो रहता है कि इन नेगेटिविटी में भी मैं जो है न्यूज़ तो आपको दूँ जैसे फॉरेन मीडिया से मैं देता आ रहा हूँ, बट थोड़ा सा फनी वे में, जिससे आप फॉरेन मीडिया का इंडिया के बारे में जो पर्सपेक्टिव है वो भी आपको जानने को मिले और साथ ही आप थोड़ा एंटरटेन भी हो। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिसका टाइटल है कि मोदी ने पुतिन को डांटा, तो रशियन लोग काफ़ी स्पोर्टी और ह्यूमरस है और वो आपको इस कमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। बाय द वे, ये जनरेशन जो है वो तो डिजिटल मीडिया की है, तो मीडिया के बदौलत आजकल जो है रशिया, इंडिया, नेटो वगैरह में क्या हो रहा है सभी को पता है। लेकिन क्या आपको इसके हिस्ट्री के बारे में पता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, पूरी दुनिया जो है इसी के बीच फंस के रह गई थी। यूएसए और सोवियत रशिया जो कि सबसे पावरफुल देश थे, इन दोनों के बीच जो घमासान लड़ाई हुई और 40 साल से भी ज्यादा लड़े गए इस कोल्ड वॉर के काफ़ी रोमांचक और अनकही किस्सों के बारे में आप इस ऑडियो बुक में जान सकते हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नेटो वर्सेस रशिया। और अगर आप हार्ड बुक्स पढ़ने में अपना टाइम या फिर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जैसे कि मैंने सुना। और कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म में ऐसे ही 10,000 से भी ज्यादा जो है ऑडियो बुक्स अवेलेबल है आपके लिए। और इन ऑडियो बुक्स को आप अपने लिसनिंग स्पीड के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं और आपको जो स्पीड कंफर्टेबल लगे उसी स्पीड में आप जो है उसको सेट कर सकते हैं। सिर्फ 399 रुपीज के ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस से आप इन सारे ऑडियो बुक्स को और ऑडियो शोज को जो है एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इससे मैक्सिमम नॉलेज गेन करें, तो आपके लिए मेरे तरफ से खास एक ऑफर है जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर चलिए फिलहाल जो है हम वीडियो देखते हैं। Приветствуем всех в политике каждый день, без лишних движений. Россия привязывает экономику Индии. Спасибо за ваш лайк и подписку, а мы начинаем. Позавчера Владимир Путин в Самарканде провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В текущей геополитической ситуации Индия является золотой картой. На чью сторону встанет Дели, тот с высокой долей вероятности одержит победу. Именно поэтому на Индию глобалистами оказывается беспрецедентное за многие десятилетия давление. Ситуация для России является непростой. Помимо давления Запада, ситуацию осложняет китайско-индийский конфликт. Большая тройка России, Китая и Индии в теории, конечно, возможна. В случае образования подобного геополитического союза победа над противником была бы быстрой. Но на практике до большой тройки еще далеко, если она хоть когда-то и состоится. Не буду слишком долго аргументировать, почему Индия является золотой картой. Отмечу лишь то, что это страна с огромной экономикой, которая растет колоссальными темпами. В среднесрочной перспективе Индия будет играть важную роль в мировой геоэкономике. Несмотря на хорошие политические отношения, торговля между Россией и Индией развита слабо. Основным тормозом развития торгово-экономических отношений является логистика. Индия находится слишком далеко. Она равноудалена как от портов Черного моря, так и от портов Тихого океана. А международный транспортный коридор Север-Юг, который на бумаге существует уже более 20 лет, начинает более-менее активно работать лишь сейчас. Да и то маршрут непростой. В настоящий момент Индия занимает по отношению к России позицию дружеского нейтралитета. Такая ситуация Россию более чем устраивает. Одно время была популярна идея формирования тройственного геополитического союза России, Ирана и Индии, Евразийский меридиан, однако на практике реализовать подобное не получилось. Да и особо этим не занимались. В том числе и из-за китайского фактора. А риски слишком большие, заканчивая более активными попытками Запада забрать Индию себе. Поэтому нынешняя конфигурация является для нас идеальной. Индии нужно просто ждать, когда Россия будет готова. С экономической точки зрения имеется двусторонняя заинтересованность. Нью-Дели понимает, что российский импорт может стать и уже становится важным драйвером развития экономики. Это поставки нефти, сжиженного природного газа, угля, удобрений, продукции агропромышленного комплекса. И все по приемлемым ценам. Индия получает таким образом конкурентное преимущество. Например, поставки нефти за год выросли в 10 раз, удобрений в 8 раз. Россия аккуратно привязывает экономику Индии к своей собственной, создавая пока что независимость, но весьма крепкую связь, разорвать которую будет непросто. Это именно то, что России надо сейчас. Вторым этапом будет наращивание поставок ни сырьевого, ни энергетического экспорта, в частности промышленных товаров. Но для этого нужно расширить международный транспортный коридор Север-Юг. Кратко скажу о Китае. Пекин не может не понимать растущую значимость Индии. С другой стороны, Китайская Народная Республика рассматривает своего соседа как конкурента. В
в первую очередь в экономике. Готов ли Китай идти на геополитический союз с Индией сейчас, чтобы быстро разбить врага? Не думаю. По крайней мере, время еще не пришло. Хотя геополитическая ситуация определенно заставляет пересмотреть и перезапустить китайско-индийские отношения. Может быть, большая тройка и состоится. А на этом вся новость. Что думаете по этому поводу? Поделитесь своим мнением на этот счет в комментариях под видеороликом. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пристыдил главу Кремля Владимира Путина за войну против Украины. Руководителю российского государства якобы стало стыдно, и он заявил о, дескать, готовности к миру с Киевом. По данным журналистов, индийский премьер четко сказал российскому президенту, что сейчас не время для войны. «Я знаю, что нынешняя эпоха не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом», сказал Моди Путину. Глава Кремля Путин, как утверждает немецкое агентство, после этих слов поджал губы, взглянул на Моди, затем посмотрел вниз, после чего коснулся волос на затылке. Далее Путин якобы заявил, что он, дескать, готов к миру с Украиной. तो हिस्ट्री ऑफ नाटो वर्सेस रशिया इस ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे जरूर चेक कीजिए और मेरी तरफ से ऑफर ये है कि अगर आप कोड इंडी50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 50% डिस्काउंट और आप इन सारे ऑडियो बुक्स को 199 रुपीज़ में ही एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑफर जो है सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की ओर। तो सबसे पहले टानुल टोरोज ने लिखा है कि लगता है इस स्पेशल ऑपरेशन के बाद पुतिन जो है वो बॉम्बे में सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद रियूनिम ओबियान ने लिखा है कि हाँ, जिस सोर्सेस से ये व्लॉगर जो है वो न्यूज पढ़ रहे हैं उन सोर्सेस की माने तो मोदी के ये कहने के बाद पुतिन जो है वो फूट फूट के रोने लगे। उसके बाद अमीना बाई ने लिखा है कि इंडिया के अलावा दुनिया में और ऐसी कोई भी देश नहीं जो पुतिन को डायरेक्टली कुछ बोल सके या फिर जिसकी बात पुतिन माने। उसके बाद तमारा डूचैक ने लिखा है कि ठीक है, बट मोदी को ये जरा बाइडेन को भी बोलने दो। बाइडेन के मुंह के सामने भी मोदी को बोलना चाहिए दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। लेकिन अमेरिका के सामने सब चुप हो जाते हैं। एवरीवन इज ट्राइंग टू ब्लेम रशिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जब किसी देश के पास उसके दुश्मन देश जो है मिलिट्री बेस बनाने की सोच रहे हैं तब उस देश के लीडर जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जी हाँ, इनफैक्ट इंडिया ने ऐसा ब्लंडर कर भी दिया है। जब यूएसए और अमेरिका जो है पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बना रहे थे तो इंडिया ने उनका जवाब ना देके एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और हाँ, जैसे कि मोदी ने पुतिन के सामने ये कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मैं मानूंगा कि इंडिया सच में एक बहुत पावरफुल देश बन चुका है जब अमेरिका के लीडर के सामने भी जो है इंडिया यही बात रखे और नेटो के लीडर्स को भी मुंह पे कहे कि अपने पुराने एग्रीमेंट को ना तोड़े और एक्सपैंड ना करे, और वो भी बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे। दैट्स व्हेन आई विल अंडरस्टैंड कि हाँ, इंडिया सच में एक बहुत ही पावरफुल देश बन चुका है। अभी हमारे विदेश मंत्री तो ओपनली यूरोप और अमेरिका की निंदा कर ही रहे हैं। सो वी आर ऑन दैट पाथ। और बहुत जल्द जब हम और भी बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएंगे तो नेटो और अमेरिका के मुंह के सामने भी ये कह सकेंगे दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। उसके बाद एना उर्वानसेवा ने लिखा है कि वी द यूक्रेनियंस नो लॉन्गर नीड पीस। हमें रशिया के खिलाफ विक्ट्री चाहिए, कंप्लीट और अनकंडीशनल। हमारे इतने सारे लोग मारे गए हैं तो हम कंप्लीट डिसआर्मामेंट ऑफ रशियन फेडरेशन चाहते हैं। आप लोगों के इस दिन में ख्वाब देखने के लिए ही इतने लोग जो है वो मारे गए हैं। और आप जो ये विक्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपकी विक्ट्री तो उसी दिन चली गई थी और आप उसी दिन हार गए थे जब आपका प्रेसिडेंट जो है, जिनको आपने मूवी देख के सिलेक्ट किया, और वो जिस दिन यूएसए और नेटो के हाथ बिक गया, आपकी हार उसी दिन हो गई थी। और मेरा रशिया को सपोर्ट करने के कुछ रीजंस है। एक तो है, बहुत कोई बोलते हैं कि हाँ, रशिया ने जो इंडिया को हेल्प किया है फ्रॉम सोवियत टाइम्स वो पॉलिटिकल है। तो ठीक है, चलो मान भी लेते हैं कि वो पॉलिटिकल है, बट मेरा रशिया को सपोर्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि अमेरिका, इंग्लैंड और ऐसे कॉलोनियल भेड़ियों के लिए एक भालू का होना तो बहुत जरूरी है। तो रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों ही जो देश है, चाइना को तो हम ऑफ कोर्स काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो उन्हीं भेड़ियों में आता है, बट रशिया और इंडिया जो है, रशिया एट प्रेजेंट और इंडिया जो है फ्यूचर में बनने वाला है, कि इन वेस्टर्न इंपेरियलिस्ट हिपोक्रेट्स के खिलाफ कुछ काउंटरिंग फोर्स का होना बहुत जरूरी है। वरना ये जो है सिर्फ अपना ही रूल चलाएंगे, अपना ही एजेंडा चलाएंगे। वो जो बोलेंगे वही पूरे दुनिया को मानना पड़ेगा। तो एक तरह से अमेरिका जो डेमोक्रेसी के बारे में ज्ञान देते हैं, तो एक्चुअली क्या होगा कि अमेरिका खुद जो है पूरे वर्ल्ड का डिक्टेटर बन जाएगा। पुतिन तो चलो अपने देश का डिक्टेटर, बहुत कोई बोलते हैं डिक्टेटर, तो पुतिन अपने देश का डिक्टेटर है। लेकिन इन अमेरिका, यूके जैसे इंपेरियलिस्ट देशों के अगर कोई काउंटरिंग फोर्स नहीं हुआ तो ये पूरे दुनिया के डिक्टेटर बन जाएंगे। दैट इज वाई रशियन विक्ट्री इज वेरी मच नीडेड। बट हाँ, ये जो अभी मोबिलाइजेशन का डिसीजन आया है, दिस इज रियली सच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इतने दिनों से सारे रशियंस जो है, कुछ गिने चुने रशियंस को जो है फॉरेन मीडिया दिखा रहा था कि वो पुतिन के इस वॉर से खुश नहीं है।
मेजॉरिटी रशियंस जो है वो सपोर्ट ही कर रहे थे। बट ये जो मोबिलाइजेशन का डिसीजन आया है, इससे बहुत बड़ा एक चेंज आया है। रशिया यहाँ पे दूसरे डिसीजंस भी ले सकते थे, जैसे कि अपने जो प्रिजन क्रिमिनल्स है उनको यूज कर सकते थे, या फिर बहुत सारे पुलिस जो कि अभी प्रोटेस्टर्स को पकड़ रहे हैं, इन पुलिस को रिप्लेस करके, इन पुलिस एक्चुअली जो आम जनता है उनको ट्रेन करके ऐसे पुलिस ऑफिसर बनाना चाहिए था। और ये जो पुलिस ऑफिसर जो कि मोर ट्रेंड है देन नॉर्मल सिविलियंस, उनको भी जो है बॉर्डर में भेज सकते थे। बट कॉमन लोगों का इस तरीके से रिक्रूट करना, इट इज एक्चुअली अ ब्लंडर, क्योंकि रशियंस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूक्रेनियंस। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है। रशियन पीपल आर इंटेलिजेंट, तो वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्यों भाई, हम आम जनता सामने क्यों रहे। रशिया के आम जनता का कहना है कि अगर आपको रिक्रूट और मोबिलाइज करना ही है तो फ्रंट रो में मिलेनियल्स और पॉलिटिशियंस के बच्चे होने चाहिए। आप रिक्रूट कर रहे हैं तो आपको ही जो है लीड करना चाहिए। तो रशियंस यूक्रेनियंस की तरह नहीं है कि उनका प्रेसिडेंट जो है बिंदास फोटो खिंचा रहे हैं वॉग या फिर फोर्ब्स मैगजीन के लिए, और उनके लोग ऐसे प्रेसिडेंट के लिए अपना जान दे रहे हैं। बट रशियंस विल रेज क्वेश्चंस, और इसीलिए इस मोबिलाइजेशन का एक बहुत, पुतिन का जो इतना सपोर्ट था रशिया से, वो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और जब जनता का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो जंग जो है जीतना बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद लीडिया जायरिनोवा ने लिखा है कि मैंने सुना था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही वाइज पर्सन है। अगर वो इतना ही वाइज है तो इस युद्ध को वो क्यों नहीं रोक पाए। अब सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बुद्धिमान होने से ही तो नहीं हो जाएगा ना। अब अगर आपके देश यूक्रेन में एक अच्छे लीडर चुनने का दिमाग नहीं था, जो कि अपने ही एक इतने बड़े नेबर से, यूएसए और नेटो के लिए जो है दुश्मनी मोड़ लेते हैं, तो अगर आपके लीडर में वो वाइजनेस होती, और इवन पुतिन ने कहा भी था शुरुआत में, बहुत दिनों से, 8 सालों से कहता रहा कि आप बोल दीजिए कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेंगे, भले ही आप यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कीजिए, इतना भी छूट दिया था कि आप यूरोपियन यूनियन जो है वो ज्वाइन कीजिए बट नेटो ज्वाइन मत कीजिए। फिर भी आपने रशिया को हल्के में लेने की बेवकूफ़ी की, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे फिर।